नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 चयन परीक्षा के मेरे सभी साथियों का, भविष्य के शिक्षकों का रामसर यूट्यूब चैनल में। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि आज आपका कल लगभग 20 फरवरी है और 20 फरवरी से लगभग आपके पास पूरे 30 दिन बचते हैं 20 मार्च के लिए, जब आपकी संभवतः परीक्षा आयोजित होना है। वो 20 मार्च से होना है और इस बीच अब आपके पास जो समय मिलता है उसमें आप सभी को जो आपके विषय में नई इकाइयाँ जुड़ी हैं उनके लिए रिवीजन करने का आपके पास में एक कह सकते हैं पर्याप्त समय है। साथ ही साथ जो गणित विद्यार्थी हैं वो विज्ञान को भी बराबर समय दें, क्योंकि आप सभी के साथ अब विज्ञान का वेटेज भी लगभग परीक्षा में समान होगा। और जो विज्ञान विषय के साथी हैं वो फिलहाल संशय में होंगे कि पढ़ें या ना पढ़ें, क्योंकि आप लोगों का जो अभी विषय है वो हाई कोर्ट का विषय है। हाई कोर्ट में याचिका दायर की जा चुकी है, उस पर सुनवाई होगी और जो भी होगा वो भविष्यगामी परिणाम होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर तैयारी करने में मन नहीं लग रहा है, तो आप सभी वैकल्पिक तौर पे वर्ग 3 की चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपकी पात्रता 2022 या 2025 में आपने या 23 में से 24 में से पास किया है, तो उसकी तैयारी करना आपके लिए एक बैकअप की तरह हो सकता है। फिलहाल मैं बात करने जा रहा हूँ दो बहुत बड़ी ज़रूरी विषय हैं। यूट्यूब पर देखता हूँ मैं, तो काफ़ी चीज़ें मुझे देखने को मिलती हैं। ये जो न्यूज़ आई थी, ये ईएसबी ने, अभी आपको मालूम होगा कि अपना प्रोफाइल पंजीयन या सॉरी, आपका प्रोफाइल में कुछ परिवर्तन किए थे। ईएसबी का एक फॉर्मेट होता है जिसे आप नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। हालांकि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपको ज़्यादा चीज़ें पता नहीं होगी। नॉर्मलाइजेशन का आपको इतना पता होगा कि नंबर बढ़ते हैं और नंबर घटते हैं। अभी वर्ग 3 का भी रिजल्ट आने वाला है, उसमें आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा। लेकिन फिलहाल आप देखें तो ईएसबी की परिवर्तन जो हुआ था, ये सबसे पहले आप ये देख सकते हैं, ये ईएसबी ने ही किया था। कुछ दिनों पहले की बात है, लगभग 5-6 दिन हो चुके हैं। इस फॉर्मूले को आप ऐसे समझिए कि ये जो फॉर्मेट है इसके आधार पर यूट्यूब पर काफ़ी लोग आपसे अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। वो आपको बता रहे हैं कि पात्रता परीक्षा के नंबरों के आधार पर या पहली हुई परीक्षा के आधार पर आप लोगों की मेरिट लिस्ट को बनाया जाएगा। ये ईएसबी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया था। कब? ये 13 तारीख को अपलोड किया था। इसके आधार पर कई सारे वीडियो बन चुके हैं। एक बात तो ये, और दूसरी बड़ी बात ये है कि अभी एक नया ट्रेंडिंग चला है कि क्या सर वर्ग 2 की एग्ज़ाम डेट बढ़ सकती है। क्योंकि मैंने आपको पिछले लास्ट वीडियो में ये बताया था, 2 फरवरी या 3 फरवरी को मैंने जो वीडियो बनाया था कि आप लोगों की एग्ज़ाम फॉर्म भरने की तारीख बढ़ेगी, और वो आप लोगों की डेट बढ़ी भी, क्योंकि उस समय संभवतः ये लग रहा था। तो मैंने आप सभी को ये चिंतित ना होने की बात कही थी, और आप लोगों की डेट जो थी वो 12 फरवरी से लेकर के 20 फरवरी तक आखिरी डेट की गई है। अब ये जो जब डेट बढ़ी, तो काफ़ी साथियों के मन में ये विचार आने लगे कि क्या सर एग्ज़ाम डेट भी एक्सटेंड होगी। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। पहले इस फार्मूले को साधारण सी भाषा में समझिए। इस भाषा में आपको ये शायद ही समझ में आएगा कि इन्होंने यहाँ क्या लिखा हुआ है। बस आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर ये परसेंटाइल की बात कर रहे हैं कि आप लोगों का जो रिजल्ट होगा तैयार, वो परसेंटाइल के तरह के होगा। अब ये है क्या, तो इसको ज़रा आप इस तरह से समझ लीजिए। यहाँ पर ये न्यूज़ है, पहले हम इसका विश्लेषण करते हैं। हाँ जी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आप सभी के बीच में कि क्या एग्ज़ाम डेट बढ़ने के चांसेस हैं या नहीं हैं, और हैं तो कितने परसेंटेज चांसेस हैं। देखिए, यहाँ जो ईएसबी ने अपना फार्मूला निकाला है उसको आप ऐसे समझ ही लीजिए, फिर उसके बाद हम एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। देखिए, ये होता है नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला। आप यहाँ जैसे समझ सकते हैं एग्जाम्पल, ये नॉर्मलाइजेशन में होगा क्या, परसेंटाइल का मतलब क्या है। पहली चीज़ तो आप ये समझना होगा कि ईएसबी ने जो परसेंटाइल की बात की है उसका मतलब ये हो गया कि जैसे एग्ज़ाम दिया है आपकी किसी एक कैंडिडेट ने, जिसके नंबर यहाँ पर आए हुए हैं 80, और बी कैंडिडेट ने नंबर दिया है, उनके भी कितने नंबर आए हैं 80। ये आउट ऑफ, मैं आपको 100 बता रहा हूँ, 100 में से आउट ऑफ 80 नंबर आते हैं ए के, 80 नंबर आते हैं बी के। अब ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो भाई किसे फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाए, चूंकि पोस्ट तो एक ही है। पोस्ट एक है, कैंडिडेट दो हैं। अब मैंने किसको प्राथमिकता या किसको प्राथमिकता दी जाए, तो इसके लिए ईएसबी ने निकाला परसेंटाइल कि भाई अगर ये परीक्षा दो चरणों में हुई है, जैसे पात्रता हुई है और चयन परीक्षा हुई है, ऐसे ही एमपी पुलिस में होता है रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट। अब ये देखेंगे कि भाई अगर हमारी पात्रता में इस एक कैंडिडेट के, एक कैंडिडेट के थे यहाँ 75 और बी कैंडिडेट के थे यहाँ पर 78, तो ये देख लिया जाएगा कि भाई बी के नंबर ज़्यादा थे पात्रता में और यहाँ पर एक जैसे हैं, तो जो जिसके ज़्यादा होंगे उसको ही मेरिट में पहले रखा जाएगा। फिर पहले के बाद दूसरा जाएगा बी, क्योंकि बी के यहाँ ए बी के ज़्यादा हैं तो बी यहाँ फर्स्ट पे आएगा, एक के कम है पात्रता में तो ये सेकंड पे जाएगा। ये कहलाएगा पहली आपकी पात्रता परसेंटाइल। तो ये इन्होंने एक नया संशोधन किया है। इससे पहले अगर आपने वर्ग 2 की जो परीक्षा दी थी पात्रता या चयन, आपने देखा होगा कि मेरिट में ना है ना
एक जैसे नंबर पर मेरिट बनती थी 75.1, 75.2। तो ये जो मेरिट का क्रम था इसको अब इन्होंने बदला है। और अब ये देखा जाएगा कि अगर आपके नंबर एक जैसे आ रहे हैं तो पात्रता को देखा जाएगा कि पात्रता में किसके कितने नंबर आए थे। डरने की कोई बात है नहीं है। ऐसा होता है 100 में से एक कैंडिडेट के साथ, 100 में से एक कैंडिडेट के साथ होता है। इससे डरने की कोई ज़रूरत है नहीं है। किसी के नंबर ना घटेंगे ना किसी के बढ़ेंगे। फाइनल जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी वो आपकी अकॉर्डिंग टू आपके रिजर्वेशन, अकॉर्डिंग टू पोस्ट बनेगी। उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन एक बात की जो है वो ये है कि अगर आपके 6 विषय हैं, 6 विषय में आप लोगों के अलग अलग विषय में अलग अलग कैंडिडेट हैं, पेपर होता है 2 शिफ्टों में। अगर आपके पेपर 2 शिफ्टों में होंगे किसी भी विषय का, जैसे एग्जाम्पल हिंदी का देख लीजिए। अब यहाँ पर जो कैंडिडेट फॉर्म एग्जाम देंगे पहली शिफ्ट में और 2 कैंडिडेट देंगे दूसरी शिफ्ट में। तो नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मेट ये होता है, जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर पहली शिफ्ट में जिसने पेपर दिया उनके अच्छे नंबर आए, आप देख पा रहे होंगे एवरेज नंबर अच्छे आए हैं सबके। दूसरी शिफ्ट में पेपर हार्ड आया तो इनके नंबर बहुत कम आए। एवरेज निकाला जब इसका, तो टोटल इनका जब हमने किया तो इसका टोटल आया 165 और 5 विद्यार्थियों ने पेपर दिया। तो टोटल कितने हैं 5। आप इसका दे दीजिए भाग, तो औसत आ गया 33। मतलब सेकंड शिफ्ट में औसत आया है 33 और दूसरी पहली शिफ्ट में औसत आया है 49। अब आपने देखा कि यार दूसरी शिफ्ट में नंबर कम आए हैं, पहली में ज़्यादा आए हैं। तो क्या किया जाएगा, इन दोनों को जोड़ दिया जाएगा। और 2 शिफ्टों में पेपर था तो 2 का आप दे देंगे भाग, तो आ जाएगा एवरेज आपका कितना 41। अब 41 में जब आप 33 को माइनस करेंगे, मतलब 20 शिफ्ट को माइनस करेंगे तो 8 का अंतर आता है। और जब आप ए शिफ्ट के साथ इसको माइनस करते हैं तो -8 का अंतर आता है। मतलब सीधी सी बात है कि दोनों में 8 का अंतर है। तो अब इसके बाद क्या किया जाएगा कि यहाँ पर +8 को बढ़ा दिया जाएगा, +8 को बढ़ा दिया जाएगा। ये +8 बढ़ेगा और +8 यहाँ पर क्या होगा, कम होगा। यहाँ कब क्या होगा, कम होगा। तो यही होता है ज़्यादातर कि जिस शिफ्ट में पेपर हार्ड आता है, मतलब एवरेज आप पूछना सभी बच्चों के नंबर कम आए हैं, तो उसमें आपको अनुमान लग जाएगा कि भाई इनके नंबर तो नॉर्मलाइजेशन में बढ़ेंगे। और जिनके नंबर ज़्यादा आए हैं, इजी पेपर आया था, उनके नंबर कम होते हैं, क्योंकि ये परसेंटाइल निकलता है। परसेंटेज के हिसाब से आपके नॉर्मलाइजेशन ये फॉर्मेट चलता है। अब ये कई तरीके से आपको लोग भ्रमित कर रहे हैं कि यार ये ऐसा होगा, कभी नंबर घट सकते हैं किसी के नंबर। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिंदास आप लोग अपनी पढ़ाई कीजिए। यहाँ गलत तरीके से यूट्यूब पर है क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक तो पहली चीज़ खुद क्लियर होते नहीं है कि ये क्या फार्मूला है, कैसा फार्मूला है। उसके बाद जो न्यूज़ मीडिया में आती है, जिस तरह की न्यूज़ें आती हैं उसको उठा करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। और आप जो है उसको अधूरा पढ़ के आप भी परेशान हो जाते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, नॉर्मलाइजेशन आपको समझ में आ गया और जो परसेंटाइल है वो भी समझ में आया। 2 अपडेट किए गए हैं। पहला अपडेट ये है कि अगर सेम नंबर आते हैं तो पात्रता परीक्षा से नंबर देखा जाएगा। ऐसा होता है 1000 कैंडिडेट में 2 के साथ, 2 या 3 के साथ ऐसा होता है। तो ये चिंता का कोई विषय नहीं है। और भाई इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपका नंबर 1 पे था तो 2 पे चला जाएगा। बाहर थोड़ी ना आपको कर रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत। नॉर्मलाइजेशन में क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन में वही भाई, पेपर हार्ड होगा तो नंबर कम होंगे, पेपर नंबर बढ़ेंगे, और पेपर इजी होगा तो नंबर कैसे होंगे, घटेंगे। ये हो गया आपका नॉर्मलाइजेशन। कोई डरने की बात नहीं है। पात्रता से सभी के नंबर नहीं देखे जाएंगे, जिनके सेम नंबर होंगे उनको ही चेक किया जाएगा, बाकी मेरिट बनेगी। क्या सर वर्ग 2 की चयन परीक्षा डेट बढ़ सकती है? वर्ग 2 की चयन परीक्षा या परीक्षा तिथि बढ़ सकती है क्या, ये बताइए। परीक्षा तिथि बढ़ेगी अन्यथा नहीं बढ़ेगी, बहुत बड़ा संशय है आपके बीच में। इसलिए संशय है क्योंकि यूट्यूब पर ये बहुत ही बड़े ट्रेंडिंग में चल रहा है अभी। इसका कारण क्या है, इसका कारण है कि अगर पात्रता पर आप लोगों की फॉर्म भरने की डेट बढ़ी है तो इसको भी बढ़ाना चाहिए। अभी मैं आपको अपना पर्सनल अनुभव कहता हूँ। ईएसबी के पास प्रेजेंट में जो भर्ती है वो 28 फरवरी से होनी है, महिला सुपरवाइजर की भर्ती है। ईएसपी के पास में एग्ज़ाम डेट के एग्ज़ाम होने से 7 दिन पहले और 11 दिन पहले आपके एडमिट कार्ड की अधिसूचना जारी करते हैं। अभी फ़िलहाल आपकी महिला सुपरवाइज़र का तारीख 28 फरवरी दिखाई दे रहा है आपको ईएसबी बोर्ड की साइट पर। और आप लोगों को पता भी होगा कि 28 फरवरी से सुपरवाइज़र के पेपर हैं। 11 दिन पहले का मतलब आज कल में ये जारी हो जाना चाहिए था एडमिट कार्ड। इसमें आपको पता चल जाता कि भाई आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कौन सी तारीख को पेपर है, और एग्ज़ाम सेंटर की सिटी, और आपको एग्ज़ाम डेट पता चल जाती कि मेरा किस दिन पेपर है। लेकिन अभी तक ये जारी नहीं हुआ है। दूसरा होता है कि भाई ये 7 दिन पहले जारी करते हैं। इसका मतलब ये 22 फरवरी तक क्लियर हो जाएगा कि भाई एग्ज़ाम्स देखो, अगर ये एग्ज़ाम होता है 28 फरवरी से तो आप लोगों की वर्ग 2 की चयन परीक्षा में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा। अगर ये एग्ज़ाम डेट यहाँ 7 दिन तक जारी नहीं होता है, इसका मतलब ईएसबी अपना एक नोटिस निकालेगा और कहेगा कि हमारे लिए कोई टेक्निकली समस्या है, हम डेट को 10 दिन आगे बढ़ाते हैं,
या हम डेट को 20 दिन आगे बढ़ाते हैं। मतलब ईएसबी स्वयं अपना नोटिस जारी करके आपकी चयन जो आपकी महिला सुपरवाइजर की परीक्षा 28 फरवरी से है, इसको एक्सटेंड करेगा। तो सीधी सी बात है कि अगर ये परीक्षा एक्सटेंड होगी तो वर्ग 2 की तो वैसे ही एक्सटेंड हो जाएगी। तो अभी तक तो ये है कि भाई देखो 22 फरवरी तक क्लियर हो जाएगा, आज 19 फरवरी है, 2-3 दिन बाद क्लियर होगा। अगर एडमिट कार्ड नहीं आते हैं तो ये परीक्षा आगे बढ़ेगी। मतलब एडमिट कार्ड अगर आ गए समय पर तो आप लोगों की परीक्षा 20 मार्च से होगी, और अगर नहीं आए 20-22 फरवरी तक तो हो सकता है कि अगर महिला सुपरवाइजर की बढ़ी तो फिर आपकी डेट तो वैसे ही बढ़ेगी। दूसरा एक प्लस पॉइंट और ये भी है, प्लस पॉइंट क्या है दूसरा, कि देखिए भाई यहाँ पर लगभग 7 लाख लोगों ने फॉर्म भरे हैं, 6 लाख 7 लाख तो पक्के हैं सुपरवाइजर में, महिला सुपरवाइजर में। तो इतने सारे कैंडिडेट्स के लिए अगर पेपर कराने में 20 दिन से ज़्यादा का समय लगा कभी, 20 दिन, क्योंकि पटवारी में लगा था पूरे 35 दिन। तो अगर ऐसा होता है कभी कि महिला सुपरवाइजर का पेपर 20 दिन से ज़्यादा चलता है, तो ऐसा आप लोगों को मालूम होगा क्योंकि हमारी परीक्षा 20 मार्च से ही शुरू है। तो दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि डेट बढ़ने के चांसेस हैं। अगर महिला सुपरवाइजर का पेपर 20 मार्च से ज़्यादा जाता है, मतलब ये पेपर आगे बढ़ेगा तो, क्योंकि 20 मार्च से हमारा पेपर है। तो ये दो प्लस पॉइंट अभी आपको मैं बता रहा हूँ। फिलहाल आप लोगों की जो तैयारी करना है वो ये करना है कि भाई हमारा पेपर 100% 30 मार्च को ही होगा। इसके आगे पीछे आप कुछ ना सोचें। मेरा आपसे निवेदन है, क्योंकि अगर आपने अपनी पढ़ाई में थोड़ी सी ढील डाली, आपने अपनी पढ़ाई को थोड़ा शिथिल किया, और इस शिथिलता का फायदा वो बच्चे ले जाएंगे जो अपने आप में तैयार हैं। अब आपके पास में मित्रों ये बहुत जरूरी समय बचा है 30 दिन का। आपने पिछले 3-4 महीनों में क्या पढ़ा और क्या नहीं पढ़ा, ये बिल्कुल मैटर नहीं करता है। आखिरी समय में आप कैसे रिवीजन कैसे पढ़ के जा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि फिलहाल आपके पास में जो उपलब्ध संसाधन है, जहाँ से भी आप अध्ययन कर रहे हैं, अब आपको नया कुछ नहीं पढ़ना है। जितना नया जो नहीं पढ़ पाए हैं, जो आप सिलेबस से हटके है वो नहीं पढ़ा है, तो वो पढ़ लीजिए। आपको अब बराबर यूट्यूब पर फालतू क्लासें नहीं देखना। अगर आप कहीं से कोर्स लिए हैं, नोट्स लिए हैं, क्लासेस लिए हैं, उनको जो आप पहले कई समय से पढ़ते आ रहे हैं, उनको बार बार पढ़ने की कोशिश कीजिए, उनको रिवीजन करने की कोशिश कीजिए। और इसके अलावा अब आप प्रैक्टिस करने की बात कीजिए। एमसीक्यू प्रैक्टिस में करना है, एमसीक्यू लगाना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज लगाना है। एफएलटी अभी कोई आपको उपलब्ध नहीं हो पाएंगी, क्योंकि ये बहुत कम ही समय में आपको सिलेबस दिया था। तो टॉपिक वाइज एमसीक्यू लगाकर प्रत्येक टॉपिक को क्लियर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए और रिवीजन कीजिए। जो इकाइयाँ नई जुड़ी हैं उनको पढ़ लीजिए, और जो इकाइयाँ आप पहले से पढ़ चुके हैं उनके लिए रिवीजन करना है। कहाँ से रिवीजन करना है? जहाँ से आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। अगर आप नई जगह पढ़ने जाएंगे उस टॉपिक को, तो वापस से आपको उसको नए तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आपका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो रिवीजन, प्रैक्टिस और एमसीक्यू, ये 3 चीज़ें, और प्लस आपको समय को थोड़ा सा ध्यान रखना है। आप अब अध्ययन के समय को बढ़ा दीजिए। अगर आप अतिथि शिक्षक हैं तो वैसे ही आपकी सेवाएं 30 अप्रैल तक बची हुई हैं। तो अब आपको ज़्यादा सिंसियर नहीं होना है, बोर्ड एग्ज़ाम आ चुके हैं। अब आपको वहाँ जिम्मेदारी से अभी आप उस जिम्मेदारी में नहीं हैं। तो आपकी तैयारी की पूरी आपकी जिम्मेदारी है कि आप 7 से 8 घंटे निकालें, सुबह, दोपहर और शाम को मिला करके। ये आपके जीवन का बहुत बड़ा अमूल्य समय है आपके लिए। इस समय अगर आपने कोई भी लापरवाही कर दी, शादियों को लेकर के, ठीक से किसी भी कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो आप फिर अपने आप को दोबारा इस परीक्षा में नहीं ला पाएंगे। ठीक है? तो इसी तरह से मैं आपसे कहूँगा कि फिलहाल आप एग्ज़ाम डेट की चिंता ना करें। अगर बढ़ेगी तो मैं खुद आपके सामने हूँ, समकक्ष हूँ। ठीक है? ये चांसेस मैंने प्लस पॉइंट बताए हैं, लेकिन इस पर निर्भर मत रहिएगा। ईएसबी के पास में बहुत स्ट्रॉन्ग पावर है, हो सकता है वो 15 दिन में पेपर करा ले और आप लोगों की 20 तारीख से शुरू भी कर दे। तो ये चीज़ सोच के ना चलें, बस ये सोच के चलें कि हमारा 30 मार्च को पेपर, 20 मार्च से पेपर है, और उसी हिसाब से हमें अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है? रही बात आपकी परसेंटाइल की, तो भाई वो मैं आपको समझा चुका हूँ। ये जो नॉर्मलाइजेशन होता है, नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला कुछ इस तरह से काम करता है। इसमें आपकी पात्रता के नंबर से कोई इनको वास्ता नहीं है, उनसे वास्ता है जिनके नंबर बिल्कुल सेम आते हैं। जिनके नंबर सेम आएंगे उनके देखा जाएगी पात्रता के नंबर। आपके नंबर अगर सेम नहीं आते हैं, और मैंने कहा है ना कि 100 में एक बच्चे के साथ ऐसा होता है, और 500 में 2 के साथ, 1000 में 2 के साथ, ऐसा बहुत कम रेयर केसेस में होता है। तो रैंक चेंज होगी मेरिट में आपकी। अगर भाई इसकी मेरिट में रैंक 1 है तो दूसरे की 2 हो जाएगी, इतना ही अंतर आएगा और कुछ नहीं आता। इससे नकारात्मकता कुछ नहीं है, बस यही है कि ये जो फॉर्मेट होता है नॉर्मलाइजेशन का, इसमें नंबर बढ़ते और घटते हैं, तो ये थोड़ा सा होता है कि भाई किसकी इजी पेपर है किसका कठिन, ये पता नहीं चलता। और मैक्सिमम नॉर्मलाइजेशन में 5 या 4 नंबर का ही डिफरेंस आता है। ये 8 नंबर का तो डिफरेंस अभी तक कभी आया ही नहीं है।
8 नंबर का डिफरेंस आज तक ईएसबी ने कभी लाया नहीं है। मैक्सिमम रहेगा 80% रहता है डिफरेंस 2-3 नंबर का। 80% 2-3 नंबर ही बढ़ते घटते हैं, और 20% बढ़ते हैं, 20% में से 10% बढ़ते हैं 3 नंबर और 4 नंबर, और 10% बढ़ते हैं 4 नंबर और 5 नंबर, बस। इससे ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता कभी भी। याद रखिएगा। तो आप अपनी तैयारी पर फोकस करें। आप लोगों को कोशिश करना है कि 85 प्लस नंबर लेके आए, अपनी पोस्ट को सेव करें। चयन परीक्षा है, ये कोई पात्रता परीक्षा नहीं है आपके जीवन के लिए, ठीक है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए, बहुत बिंदास रहिए, मस्त रहिए। अगर ऐसी कोई बात आती है तो मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मैं आपके साथ रहा हूँ, ठीक है साथियों। थैंक यू सो मच। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। तैयारी करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक।